ये साल चुनावी है। तमाम सियासी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। एक तरफ राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी बिहार दौरा करने वाले हैं। तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच पीके भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैदान में डटे हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सियासत किस ओर जाती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। सम्राट जी, चुनावी साल है, आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी नेता हैं। देखिए, तमाम सियासी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं। हम कई मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन चुका है। लगातार एक तबका ऐसा है जो इस बिल का विरोध कर रहा है, जो अब कानून बन गया, कानून का विरोध कर रहा है। बिहार में भी देखा जा रहा है, पोस्टर के जरिए विरोध किया जा रहा है। वक्फ कानून पर फिलहाल क्या स्थिति है बिहार में? देखिए, देश की जो राजनीति है उसमें कुछ लोग विरोध करने के लिए ही राजनीति में खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। ये लोगों ने कभी जनता की भलाई का काम नहीं किया। केंद्र की सरकार, याद कीजिए, लगभग 75 वर्ष से अधिक आज़ादी के हुए हैं और उसमें से लगभग 50 वर्ष से अधिक एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया। कई पीढ़ियों ने इस देश में राज किया, तुष्टीकरण का काम किया। मेरा स्पष्ट मानना है कि जिस समय कानून बनते हैं, यह स्पष्ट तौर पर इतना बड़ा मैंडेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार जनता ने इसलिए भरोसा दिया क्योंकि जनता के मुद्दों को उठाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरा एनडीए करता है। जनता के भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, उनकी समस्या का निदान करने के लिए। लेकिन ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण और इसके चक्कर में रहते हैं। और आप देखिए, वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप है। सरकार चाहती है कि ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यदि वक्फ बोर्ड के जो जमीन उपलब्ध हैं वो जमीन उपलब्ध रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जानकारी तो रहे ना कि ये कहीं दूसरे किसी गरीब पसमानदा मुसलमान के तो जमीन नहीं है, किसी गरीब दूसरे हिंदू समाज के लोगों के तो नहीं है, किसी अन्य जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनका तो जमीन नहीं है। सरकार सिर्फ जानना चाहती है, सरकार का को उपभोग करने का कोई इंटेंशन नहीं है। और इस देश में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 17 लाख एकड़ जमीन 2011-12 में हुआ करता था, जो आज बढ़कर 39 लाख एकड़ हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार और जनता दोनों को जानने की जरूरत है, गरीब मुसलमान भाइयों को जानने की जरूरत है कि वक्फ के जो का उपभोग जो लोग करते हैं, जो कमेटी चलाती है, वो सही ढंग से चलाए। जमीन का जो एक तरह से राजस्व प्राप्ति होता है, उसको भी जनता के बीच में लोगों को भलाई के लिए जाने का काम करना चाहिए जी। बस, और कुछ नहीं है। अब सम्राट जी, अच्छा, कई ऐसे मुद्दे आए हैं। देखिए, तमिलनाडु की बात करें, एक किसान जब अपनी जमीन बेचने जाता है तो कहा जाता है कि भाई तुम्हें वक्फ से पहले इजाजत लेनी होगी, ये वक्फ की जमीन है, वक्फ का दावा है। बिहार का भी एक गांव है गोविंदपुर, जहां पर गांव को ही दावा कर दिया गया वक्फ की ये जमीन है। कई ऐसे मुद्दे हैं और अगर ऐसे में सरकार कोई ऐसा कानून ला रही है या कानून लाई है जिससे सरकार की मंशा ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी आए, रिजिजू भी ये बोलते नजर आए कि अगर ये संपत्ति है, चाहे वक्फ की हो, किसी की भी हो, वो देश की संपत्ति है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर एक मैनेजमेंट है तो वो सही तरीके से काम करे, प्रभावी तरीके से काम करे। सदन में आता है बिल को पास किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो अमूमन प्रक्रिया है। ऐसा क्यों होता है कि बिल को संविधान विरोधी सीधे तौर पर विपक्ष करार दे रहा है? देखिए, इस देश में मैंने कहा ना कि परंपरा है कि राहुल गांधी जी ये याद नहीं करते कि उनके परिवार के लोगों ने कितनी गलतियां की है। और आज याद कीजिए कि CAA जब आया था तब भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि हमारा मुसलमान भाइयों का नागरिकता छीन लेगा। आज लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कब्रिस्तान को सरकार ले लेगी,
आपके मस्जिद को सरकार ले ले, क्यों ले लेगी भाई? ये जनता से जानकारी चाहिए कि ये सरकार की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है या किसी व्यक्ति की जमीन है। ये सरकार सिर्फ जानना चाहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में वक्फ पूरी तरह स्वतंत्र है। आप अपने भलाई का काम करते रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को तब प्रॉब्लम है जब किसी व्यक्ति का जमीन आप हड़पते हो। और यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के जो विरोधी दल के नेता है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे पहले उन्हीं का नाम आया। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने आशंका जाहिर किया था 2010 में। मैंने इसलिए उस दिन ट्वीट करके जानकारी दिया आम लोगों को कि लालू जी 2010 में क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। लालू जी ने स्वयं कहा कि वक्फ के बोर्ड के जमीन को बेच दिया जाता है, वहां पर गगनचुम्बी इमारतें बना दी जाती है, भ्रष्टाचार है, और सख्त कानून बनाने के लिए लालू जी ने कहा। तो लालू जी के सपने को यदि मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो ये तो लालू जी को खुश होने की जरूरत है, लालू जी के परिवार को खुश होने की जरूरत है कि लालू जी का सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और जिस तरह याद होगा आपको राहुल जी कि आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा था कि मेरे पति श्री स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो 10 साल वो सरकार स्वयं चलाई। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री 2/3 से अधिक सीटों को लेकर जीतते रहे, तब सपना पूरा नहीं हुआ। सपना राजीव गांधी का भी सपना किसी ने पूरा किया, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और लालू जी के भी सपने को वक्फ बोर्ड के माध्यम से सख्ती करने का काम किया, तो वो भी काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सम्राट चौधरी जी, चुनावी साल है, तमाम पार्टियां तैयारी में लगी हैं। अप्रैल इसी महीने में प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। कैसी तैयारी है और बिहार के लोगों को क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, बिहार की जनता के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और आप याद कीजिए, यूपीए की सरकार लगभग 10 साल तक बिहार देश में राज किया और हमको लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भी केंद्र से सहायता के तौर पर नहीं मिला। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 11 वर्षों से है और मैं आपके माध्यम से जी न्यूज के तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए मिला। और पहले भी जब सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने विशेष पैकेज के तौर पर जब श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आग्रह किया था गांधी मैदान में कि हमको विशेष पैकेज दिया जाए, विशेष सहायता दिया जाए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष पैकेज दिया। और पैकेज को जब तक श्रीमती राबड़ी देवी सत्ता में रही 4 वर्षों तक, 2001 से 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री सड़क योजना में खर्चा नहीं हुआ। तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तब जाकर उन पैसों को सड़क के मामले में, बिजली के सेक्टर में, ग्रामीण सड़कों को जोड़ने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और जब 2015 में, याद होगा आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का विशेष सहायता बिहार को देने का काम, इस बार भी हमें सभी चीजों को मिला दीजिएगा तो 1 लाख से अधिक करोड़ रुपया का विशेष सहायता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 के बजट में और 25 के बजट में देने का काम किया। इसलिए कभी भी बिहार को विकास के लिए डबल इंजन की सरकार, विकास के मुद्दों को लाने का काम और एक नया स्वरूप देने का काम किसी सरकार ने किया तो एनडीए सरकार ने किया। और आप सोचिए, 4 ट्रांसपोर्टेशन का काम है और चारों ट्रांसपोर्टेशन का काम एक्सप्रेसवे, 4 एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी, रक्सौल से हल्दिया, पटना से बक्सर, पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर, 4 एक्सप्रेसवे की स्वीकृति दी गई है और लगभग 3 का अलाइनमेंट भी हमारा तय हो गया। और चौथा, अभी 10 एयरपोर्ट, एयर ट्रैफिक, हमारे यहाँ लगभग 14 करोड़ की आबादी है और 14 करोड़ की आबादी में एयर ट्रैफिक नहीं थे। हमारे पास पटना जैसा एयरपोर्ट था जो छोटा था,
इसको भी विकसित करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कि आप आइए और इसका उद्घाटन कीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक 30 लाख लोग ही पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर पाते थे या आते थे। अब 1 करोड़ लोग, जैसे ही ये एयरपोर्ट चालू होगा टर्मिनल, 1 करोड़ लोग पटना एयरपोर्ट पर आ पाएंगे। इसके साथ साथ कई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जैसे राजगीर है, भागलपुर है, रक्सौल है, ये 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हम बनाने का काम कर रहे हैं। और लगभग 7 जगह पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7 जगह पर पूर्णिया से लेकर मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, बीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर, ये 7 एयरपोर्ट को हम अगले 6 महीने में चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे। वहाँ पर हम लोगों ने राशि उपलब्ध करा दिया, भारत सरकार का लगभग 200 करोड़ का सहयोग हो गया। और छोटे प्लेन जो 20 सीटर प्लेन है, इसके टेंडर की प्रक्रिया भी कर ली गई। ये बड़ा ही आपको एक बड़ा चेंज दिखेगा कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी काम चालू हो गया है। पटना से हल्दिया कैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, तो आप समझिए रेलवेज, हाई एकदम स्पेशल डेडिकेटेड रेलवेज का काम चल रहा है। कई वंदे भारत चलाने का काम किया है। तो एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, ये 4 तरह के रास्ते को सुगम बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से किया जा रहा है। बिल्कुल। सम्राट जी, एक बार आते हैं, चूंकि चुनावी साल है तो बात सियासत की खूब होगी ही। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में रैली करने वाले हैं, बिहार बदलाव रैली उन्होंने नाम दिया है। 10 लाख लोगों के आने का दावा कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की स्थिति थोड़ी अलग है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है, कितना असर दिखा पाएगी जनसुराज पार्टी? देखिए, प्रशांत किशोर जी नए नेता हैं, काम करें, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अभी जस्ट बनाया है, लेकिन मेरा जरूर ये मानना है कि उन्होंने मैंने देखा था मीडिया के माध्यम से एक सूचना आई थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी लोगों को यदि नीतीश कुमार जी दे देंगे तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ हो जाऊंगा। तो मैं तो अपने भाई को ये बताना चाहता हूं कि 9,36,000 लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दे दी है और 15 सितंबर के पहले आश्वस्त करते हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, मतलब हाफ सेंचुरी मारने वाले बिहार में। क्योंकि हमारे विरोधी दल के नेता बेचारे पूरे जीवन भर क्रिकेट खेले लेकिन 37 रन ही बना पाए, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार 2020 से लेकर 2025 तक एकदम मैं आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से बिहार की जनता को कि 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, मतलब हाफ सेंचुरी नीतीश कुमार जी की सरकार मारेगी। क्योंकि मैं इतिहास में भी देखिए, कंपैरिजन लोग कहते हैं कि 2005 के पहले की बात क्यों करते, कंपैरिजन होना चाहिए। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिला। 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और 2020 से लेकर 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी हम दे रहे हैं। और अभी भी 4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कैबिनेट की बैठक थी, उसमें एक दिन में 28,000 रोजगार, एक तरह से 28,000 सरकारी नौकरी को नोटिफाइड हम लोगों ने किया कि इसको अगले 6 महीने में इसकी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसलिए लगातार मैं तो प्रशांत किशोर जी को भी कहूंगा कि आपने ही कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, कि आपने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो मैं नीतीश जी के साथ हो जाऊं। तो इसलिए वो दिन आने वाला है और लिस्ट भी जारी करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है जी कि 15 अगस्त को ये लिस्ट जारी कर देना चाहिए कि 2020 से लेकर 2025 तक जो सरकारी नौकरी 12 लाख हम दे रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, उनको चिन्हित करके
उसको जारी करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, आम जनता को भी बताने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि भाई नौकरी एक ऐसा मुद्दा है ना, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। अभी देखिए राहुल गांधी बिहार दौरा लगातार कर रहे हैं, आए तो उन्होंने रैली की, पलायन रोको नौकरी दो, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। दो सवाल मेरे हैं सम्राट जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर सरकार कोई बिल लाती है या कोई योजना लाती है तो बाद में देखा जाता है कि उसमें है क्या, पहले ये ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि ये संविधान विरोधी है, संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, और संविधान एक ऐसा मुद्दा बना लिया गया है कि उसी के इर्द गिर्द सियासत हो रही है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन राहुल गांधी करते हैं और रैली करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं जब चुनावी साल होता है तो कोई बड़ा नेता अगर आता है विपक्ष का तो स्थिति ऐसी होती है कि हमें पलटवार करना है या चिंता बढ़ जाती है। लेकिन बीजेपी में ऐसा हो रहा है, बीजेपी के नेता बड़े खुश हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा काम आसान कर दे रहे हैं, राहुल गांधी जहां जाते हैं अपने लोगों को हरवा देते हैं। तो क्या स्थिति है कुल मिलाकर अभी? देखिए, राहुल गांधी जी और लालू जी को जब लोग देखते हैं तो लालू जी को देखते हैं तो लोगों को भय पैदा हो जाता है कि बिहार फिर लूटेगा क्या। 15 साल तक लूटा है, स्मिता को बिहार के लूटा है, बिहार के रोजगार को खत्म करने का। आज यदि पलायन शब्द बिहार में आया तो सिर्फ एक ही विलन थे, उसका नाम था लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी यदि सत्ता में नहीं आ गए होते तो बिहार के लोग पलायन ही नहीं करते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस देश में यदि गरीबी है, पिछड़े यदि पिछड़े हैं, दलित वर्ग यदि पीछे हैं, स्वर्ण समाज के लोग यदि गरीब हैं, तो उसका एक ही कारण है कि इस देश में राहुल गांधी जी के 3 पीढ़ियों ने सत्ता चलाया। उनके माताजी, पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा जी ने सत्ता चलाया। तो ये लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू जी को देखता है तो लोगों को डर लगता है, और राहुल गांधी जी को देखता है तो लगता है कि लोकतंत्र जिसने कुचलने का काम जिस परिवार ने किया अपने सत्ता में बैठने के लिए, दलितों को अपमानित करने का काम किया, पिछड़ों को, पिछले काका कालेकर का रिपोर्ट 1957-58 में आ गया, 60 के दशक में आ गया, और आरक्षण हमको ओबीसी वर्ग के लोगों को 1990 में मिला। इसका मतलब 30 साल पीछे करने वाला कोई परिवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी ने विरोध किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया, और पंडित नेहरू ने ओबीसी के वर्गों के आरक्षण का विरोध किया। और याद कीजिए 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था तब भी कई मुख्यमंत्रियों को ऑन रिकॉर्ड पंडित नेहरू ने दलित समाज के SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का विरोध किया। कांग्रेस के पास एक उदाहरण नहीं है जब वो सत्ता में रहा हो और जब उसने किसी को आरक्षण देने की बात किया हो। हम जब जब सत्ता में रहे हो, सत्ता के बाहर रहे हो, बीपी सिंह जी यदि प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से थे, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल का समर्थन करके इस देश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस देश में संविधान सभा के सदस्य थे और उनके नेतृत्व में भारत का कानून बन रहा था, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के नेता थे उसका समर्थन कर रहे। इसलिए भाजपा का इतिहास है गरीबों का साथ देना और पिछड़ों को आगे लाना और दलित समाज को मुख्यधारा में लाना। ये आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये काम कर रही है। सम्राट जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि एक तस्वीर आई, एक तरफ तो चलिए नीतीश सरकार में रोजगार दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, दूसरी ओर एक तस्वीर ऐसी आई, कल शिक्षा मंत्री बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात बिना सुने वहां से चले गए। जन सुनवाई का जब आयोजन होता है तो लोगों की समस्या सुनी जाती है, उनकी फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं अपनी। तस्वीर ऐसी आई कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो उनसे अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन शिक्षा मंत्री बिना सुने हुए चले गए। तो ऐसी असंवेदनशीलता क्यों, इसको क्या कहा जाए? नहीं, क्या परिस्थिति है, स्थिति मैं नहीं जानता हूं, माननीय मंत्री जी इसका ज्यादा विस्तार से आपको जवाब दे पाएंगे। लेकिन पूरी तरह सरकार सचेत है और लगातार शिक्षकों की बहाली, याद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये कमिटमेंट 1994 में 94 में था कि जो लोगों को डिग्री
प्राप्त कर लिया है बीएड करने के बाद, उनको हम सरकारी नौकरी देने का काम करें। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में आए तो इन्होंने कहा कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और बाद में 2010 में टीईटी की परीक्षा हुई, एसटीईटी की परीक्षा हुई, अब तो बीपीएससी परीक्षा ले रहा है। तो हम क्वांटिटी के जगह पर क्वालिटी के साथ आगे आ रहे हैं। इसलिए बीपीएससी सारे लोग चीज़ों की परीक्षा लेकर क्वालिटी को लाने का काम, बिहार के बच्चे क्वालिटीफुल पढ़ाई कर पाए, इसकी चिंता लगातार सरकार कर रही है। और शिक्षा मंत्री जी बहुत ही गंभीर है, जरूर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सम्राट जी, एक और सवाल ये है, गठबंधन पे बात करते हैं। एक तरफ जेडीयू बीजेपी आपस में अभी गठबंधन में है, एकता को लेकर सवाल उठते हैं, साथ ही सवाल ये भी उठता है कि गठबंधन कब तक चले ना चले, चूंकि इतिहास क्या है उसमें नहीं जाना है। दूसरी तरफ हम इंडी गठबंधन की बात करते हैं। इंडी गठबंधन क्या एकजुट है? और कांग्रेस की अगर खास तौर पर बात करें, दो तस्वीरें हमने देखी है। एक तो पदयात्रा के दौरान कन्हैया कुमार बीच में छोड़कर चले जाते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर देते हैं। दूसरी तस्वीर हमने देखी राहुल गांधी के कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, पिटाई की नौबत आ गई। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद जी पहले स्वयं हारे, तब उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी हारी 3 चुनाव लगातार। अब तेजस्वी यादव जी पिछले 3 चुनाव से बिहार में हार रहे हैं, चाहे वो 19 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव, और जनता तय करती है। ये लोकतंत्र है। हमारे यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 96 से काम कर रहे हैं, सभी एनडीए के साथीगण। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए हम समझौते में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं। और लगातार बिहार की जनता को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं होगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ चुनौती भी नहीं है। लालू जी एक बड़े नेता है, मैं बार बार कहता रहा हूँ। उनके एक फॉलोवर्स हैं, क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी कराया, बिहार में अराजकता फैलाया, अपराधीकरण किया, गुंडों को टिकट देने का काम करते हैं, और एक वोट बैंक पकड़कर रखने का काम किया है तुष्टीकरण करके। वैसे भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो लालू यादव जी की उत्पत्ति ही नहीं होती एज ए मुख्यमंत्री। लालू जी को भी समर्थन देके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन नीतीश और लालू जी में बहुत फर्क है। नीतीश जी ने बिहार के समृद्धि के लिए काम किया, इसलिए आज भी भाजपा उनके साथ खड़ी है। बिहार में आप सोचिए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि बिहार का उत्तर बिहार बाढ़ से डूब जाता था पूरा बिहार, और 1,92,000 क्यूसेक पानी 2008-9 में बाढ़ आया और पूरी तरह ध्वस्त हो गया हमारा 16 जिला। 21 में 16 जिले में बाढ़ की स्थिति थी जी। आज 2024 के सितंबर माह में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए नेपाल से, तब भी मात्र हमारे यहाँ 50 पंचायतों में, नॉट इन डिस्ट्रिक्ट, ओनली इन 50 हमारे जो पंचायत है उन्हीं उसके अंदर पानी आए, और जहां हम लोगों ने रिलीफ और बाढ़ से जुड़े हुए चीजों को पहुंचाने का काम किया जी। तो आप सोचिए कहां बिहार बदल रहा है। इसमें अटल जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कि पूरा वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का काम पूरे नॉर्थ बिहार में किया। मोदी जी का कृपा रहा कि उस इलाके में जो पुल की संरचना है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि विकास विकास और विकास, इस एजेंडे के सामने कोई कांग्रेस, कोई इंडी गठबंधन और कोई राष्ट्रीय जनता दल टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सम्राट चौधरी जी, जहां से शुरुआत हुई वक्फ कानून को लेकर, तेजस्वी यादव का एक बयान आया बीच में कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है बिहार में तो वक्फ को बिहार में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर ये संभव है क्या कि केंद्र अगर कोई कानून लेकर आई, ये कानून पास हो गया है, बिल लेकर आई, कानून बन गया, अब बिहार राज्य में उसे लागू ही ना होने दिया जाए? देखिए, दिक्कत तो यही होती है ना, जिस व्यक्ति को संविधान का ज्ञान नहीं हो तो दिक्कत तो होगा। ये बेचारे थे उप मुख्यमंत्री,
मैंने सदन में भी कहा कि ये बेचारे थे उप मुख्यमंत्री, ये मान लिए कि हम मुख्यमंत्री हो गए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा कि आज भी दो दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कैबिनेट में हम उनके सलाहकार हैं और सलाह दे सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के निर्णय को कोई चुनौती कैसे दे सकता है? एक, आज देश के संविधान में ये पूरी तरह फेडरल स्ट्रक्चर में ये एक फिक्स किया गया, पूरी व्यवस्था की गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की किताब ये लोग लेके चलते हैं, और संविधान में ही लिखा है कि जो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, उससे जो पारित होगा उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो लागू करने का काम किया जाएगा। तो संविधान में यह तय किया है कि लोकसभा राज्यसभा इसको पारित करके राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के बाद लागू किया जाएगा। और ये अब बेचारे कर हैं। पहले तो जब कोई चीज होता था तो तेजस्वी सरकार, अरे तेजस्वी जी बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनके माताजी पिताजी को बिहार की जनता ने देखा है भाई, बिहार को लूटने का, बर्बाद करने का और 15 साल तक डेवलपमेंट को रोकने का जी किसी ने अपराध किया है तो वो लालू परिवार ने किया। इसलिए आज यदि इस तरह का कोई बयान वो दे रहे हैं तो ये एक तन ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन नहीं है, उसके सिर्फ चीजों को सरकार देखेगी, सरकार आम लोगों को देखेगी, हमारे मठ मंदिरों को भी सरकार देखती है। हम देखना चाहते हैं न, और कोई काम नहीं है। सरकार जनता होती है, जनता कल कोई और भी बैठेगा। आज मोदी जी हैं, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, आज नीतीश जी हैं, कल दूसरा कोई मुख्यमंत्री होगा। इसलिए मुख्यमंत्री को या जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि वक्फ बोर्ड में किसका जमीन है किसका नहीं है जी। और किसी अल्पसंख्यक भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर आपसे आग्रह। बिल्कुल सम्राट चौधरी जी, बिल्कुल छोटा सा एक आखिरी सवाल है। पूर्व सांसद हैं बीजेपी के अश्विनी चौबे, एक बयान उनका आया है, उन्होंने कहा नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, पूरी तरह ये अच्छी बात है, उन्होंने आग्रह किया, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है और भारत में आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे सक्षमता के साथ देश को चलाने का काम करें और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बहुत संतुष्ट होकर बिहार की सरकार चला रहे हैं। और बिहार जो खटारा बिहार लालू जी ने बनाया था, उसको आज मर्सिडीज चलने वाला बिहार नीतीश कुमार जी ने बनाया है और इसको आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी लगातार कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा है कि बिहार की सेवा वो करते रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ सम्राट चौधरी जुड़े हुए थे, बिहार के डिप्टी सीएम। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, चाहे वो वक्फ कानून हो, राहुल गांधी का दौरा हो, प्रशांत किशोर हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, उन पर बातचीत की, समय दिया। बहुत शुक्रिया उनका। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।